हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा वेक्टर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। आज का टॉपिक प्रोजेक्शन के बारे में है। अब यार प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? बहुत इजी मतलब होता है। देखो क्या टॉपिक है अपना टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब आप बड़े ही इजी टर्म्स में समझो, शैडो। क्या समझो? शैडो। जैसे एग्जांपल मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है ये, और यहां पे ये एक घर है, ठीक है। इस घर में यहां पे ये क्या है? ये विंडो बनी हुई है। अब आपको क्या करना है? आपको सीढ़ी से इस विंडो तक पहुंचना है। तो आपने क्या करा, ऐसे एंगल पे, ऐसे स्लांट एक विंडो, एक वो लगा दी लैडर। क्या लगा दी भाई? लैडर लगा दी। अब मान लो यहां जो ऊपर कॉर्नर है, इस ऊपर कॉर्नर से सन रेज आ रही है। यहां से क्या आ रही है भाई? सन रेज आ रही है। तो ये सन रेज जब इस लैडर पे गिरेगी तो कुछ लैडर की शैडो ग्राउंड पे बनेगी। वो शैडो जो लैडर की ग्राउंड पे बन रही है, मान लेते हैं वो ये है, ये शैडो बन रही है, ठीक है। तो ये लैडर की एक्चुअल लेंथ है और ये उसके शैडो की लेंथ है। तो जो लैडर की एक्चुअल लेंथ है मान लेते हैं वो है एल। लैडर जिस एंगल पे है मान लेते हैं वो है थीटा। तो ये जो शैडो की लेंथ है दैट इज एक्स। इस एक्स को बोला जाता है प्रोजेक्शन। इस एक्स को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन, यानी कि लेंथ ऑफ शैडो। ये ग्राउंड है, ये घर है, घर में खिड़की है, आपने लैडर लगा दी खिड़की तक चढ़ने के लिए। सनरेज आ रही है, सनरेज की लैडर की यहाँ ग्राउंड पे क्या बन गई? शैडो बन गई। तो जो शैडो की लेंथ है उस लेंथ को प्रोजेक्शन बोला जाता है। सबसे इजी तरीका है समझने का, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन को अपन वेक्टर्स की लैंग्वेज में समझते हैं। ऑब्वियसली टॉपिक अपना वेक्टर्स चल रहा है, ये तो आपने एक बेसिक मीनिंग समझ लिया। अब मैं आपको वेक्टर्स की लैंग्वेज में समझाता हूं प्रोजेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज देखो, प्रोजेक्शन को एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। क्या बोला जाता है भाई? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ये एक तरीके से प्रोजेक्शन का अपना नाम है। तो ये समझ लो आपका जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो पूरा इसी पे चलेगा, कंपोनेंट पे। अच्छा, ये कंपोनेंट जो होते हैं ये वैसे दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एससी, एक होता है वीसी। क्या है ये एससी और वीसी? ये एससी और वीसी है स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। इन्हें बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इन दोनों को स्टडी करेंगे, इन दोनों के बारे में समझेंगे कि भाई ये स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट होते क्या हैं। मान लो आपका इस पॉइंट से एक यहां वेक्टर है ए वेक्टर, और इसी के साथ को इनिशियल एक और वेक्टर है और ये है मान लो बी वेक्टर। ए और बी के बीच में ये कुछ एंगल बन रहा है और ये एंगल है थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो बी वेक्टर है इसकी इतना हिस्सा परपेंडिकुलर देखो आपने ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये क्लियर? तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, यानी कि ये बी का ए के ऊपर शैडो है। क्लियर? या अपन ये बोले कि ये बी वेक्टर का ए वेक्टर पे कंपोनेंट है। ये बी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या है? कंपोनेंट है। ये होता है कंपोनेंट, यानी कि प्रोजेक्शन का मतलब। अब यार ये बहुत इजी है निकालना, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बहुत इजी है ना। अपन एक काम करते हैं, कोई नेमिंग्स कर लेते हैं। यहां पे लेते हैं P, यहां लेते हैं Q, यहां ले लेते हैं R, ठीक है। तो क्या कुछ नेमिंग्स हो गई। अबे आपने 10th क्लास में सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। यहां पे आपका ये एंगल थीटा है, ये P है, ये Q है, ये R है। अब एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ले लेते हैं कैपिटल ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को ले लेते हैं कैपिटल बी। तो ये वाली जो लेंथ है ये B बन गई ना,
क्योंकि ये आपका बी वेक्टर है तो इसकी जो लेंथ है वो बी बन गई। अब अगर आप इस ट्राइंगल में मैंने आपको बोला कि मुझे ये एक्स फाइंड करके दो, तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये बचा जो तीसरी लाइन है जो थीटा से जुड़ी हुई नीचे वाली लाइन है, ये क्या हुई? बेस। तो आप मेरे लिए इस ट्राइंगल में क्या लगाओगे? कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही करोगे। अब अगर ये हाइपोटेन्यूज इधर चले जाए तो आपके पास x की एक वैल्यू आ गई विच इज b cos थीटा, यानी कि आपके पास ये वाली लेंथ आ गई। इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? स्केलर कंपोनेंट। तो अब अपना पहला फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, स्केलर कंपोनेंट यानी कि शॉर्ट में एस सी। ठीक है, एस सी क्या बोलेंगे शॉर्ट में? एस सी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर का पहला फॉर्मूला हमने निकाल दिया विच इज बी कॉस थीटा, यानी कि एक तरीके से बी वेक्टर की ए वेक्टर पे कितनी लंबी शैडो बन रही है ये उसका स्केलर कंपोनेंट है। इसको प्रोजेक्शन भी नाम दिया जाता है। ये पहला फॉर्मूला है। अब क्या इससे मैं और फॉर्मूलेज डिराइव कर सकता हूं? बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करें। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपन ने सबने पढ़ा है। सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो क्या आप इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? कॉस थीटा की वैल्यू हो गई भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप इसी कॉस थीटा को अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कॉस थीटा की जगह क्या लिख दो? ए डॉट बी अपॉन ए बी। क्या लिख दो भाई? ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये लिख दिया भाई अपन ने। ठीक है यहां तक। अब क्या ये बी और बी आपस में कैंसिल हो रहे हैं? आ गया नया फॉर्मूला। ये स्केलर कंपोनेंट का दूसरा फॉर्मूला है, ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आपका स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। अब इसी में तीसरा फॉर्मूला भी छुपा है। देखो, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ए कैप, यानी कि ए का यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है? ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर दो, इसमें आप इसको डिनोमिनेटर ए को अलग से लिख दो। क्या लिखें? बी वेक्टर को पहले लिख देते हैं ए कैप अपॉन ए। अब देखो मैंने ए डॉट बी को क्या लिख दिया? बी डॉट ए, उल्टा लिख दिया। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए वेक्टर अपॉन ए, ये क्या बन गया? इसको बोला जाता है ए कैप। क्या बोला जाता है भाई? ए कैप। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 3। ये अपना तीसरा फॉर्मूला है। किसका तीसरा फॉर्मूला है? कंपोनेंट यानी कि स्केलर कंपोनेंट निकालने का। अब यार स्केलर वर्ड का मतलब अपन सबको पता है। स्केलर वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज ओनली लेंथ, यानी कि मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर कंपोनेंट, तो यार अगर आपके पास स्केलर कंपोनेंट आ गया, अगर आपके पास स्केलर कंपोनेंट आ गया तो आप उसमें डायरेक्शन भी जोड़ दो। आपके स्केलर और डायरेक्शन मिलके क्या बना देंगे? वेक्टर कंपोनेंट। एक ही तो बात है। आपके पास स्केलर कंपोनेंट के 3 फॉर्मूले आ गए। अब अगर आपको स्केलर कंपोनेंट से वेक्टर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो? आप सीधा सीधा डायरेक्शन भी उसमें ऐड ऑन कर दो। तो अब अगर मैंने आपको बोला कि भाई मुझे वेक्टर कंपोनेंट बताओ, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे जितने भी मेरे स्केलर कंपोनेंट आए हैं इनमें मैं डायरेक्शन जोड़ दूंगा, डायरेक्शन और साथ में लिख दूंगा। तो मैग्नीट्यूड, पहले फॉर्मूले को चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन। अब यार ये जो
एरो आपका है, यानी कि जो ये प्रोजेक्शन स्केलर कंपोनेंट है, इसका डायरेक्शन किसकी तरफ जा रहा है? ए वेक्टर की तरफ। इसका डायरेक्शन किसकी तरफ जा रहा है? ए वेक्टर की तरफ। डायरेक्शन कौन बताता है? वेक्टर या यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। यही तो थी यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस। यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा यूज ये है कि वो डायरेक्शन बताता है, यानी कि अगर ये ए वेक्टर की तरफ जा रहा है तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हुआ? वो हुआ ए कैप। तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ दिया तो ये वेक्टर कंपोनेंट बन गया। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है। आप यहां क्या करो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इन सब के साथ क्या ऐड कर दो? डायरेक्शन ऐड कर दो। और सिमिलरली तीसरा फॉर्मूला भी, ये जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर डॉट ए कैप, इस स्केलर कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन लगा दो। तो अगर आप स्केलर कंपोनेंट में डायरेक्शन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएंगे। तो ये आपके वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्मूले आ गए। क्लियर? और ये पूरा अभी जो अपन ने लिखा, ये पूरा बोर्ड जो भरा है, ये किसका टॉपिक है? बी अलोंग ए, यानी कि बी ऊपर है, ए नीचे है। अब आप बी और ए की शक्लें बदल दोगे अगर, तो आपका उल्टी कहानी घूम जाएगी। ये हो जाएगा कंप्लीटली ए अलोंग बी। तो बात तो एक ही है, लॉजिक सीखना होता है। फिर आपको ए की जगह बी रखना है, बी की जगह ए रखना है, तो आपका उल्टा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इजी है बहुत। तो क्या करेंगे? पॉज करेंगे और इसको ढंग से कॉपी करेंगे। ठीक है, हो गया कॉपी। अब करें इसके सेकंड पार्ट करें। ये इंटरचेंज कर दो। अब मैं आपको समझा रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो जहां आपको ए दिख रहा है वहां बी कर दो, जहां बी दिख रहा है वहां ए कर दो। सबसे पहले तो करो डायग्राम में, ए का कंपोनेंट बताना है बी के ऊपर, ए की शैडो बी के ऊपर, इतना हिस्सा बताना है। तो ये पहला फॉर्मूला ये चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, नीचे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों की शक्लें बदल दो, बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह बी लिख दो, और इन सबको बदल दो। यहां पे लिख दो आप ए, यहां पे लिख दो आप बी, यहां लिख दो ए, यहां लिख दो बी। अब इन सब का जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर के साथ साथ जा रहा है। बी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? उसका यूनिट वेक्टर। यानी कि इन सारी जगह ए कैप हटा के क्या लगा दो? बी कैप। तो ये आपके क्या बन गए? ये आपका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बन गया ऑफ ए अलोंग बी। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। क्लियर? बात तो एक ही है, लॉज बस आपने ए और बी के वेरिएबल्स को बदल दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो पॉज करो और ढंग से कॉपी करो। अब अपन क्या करेंगे? इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पॉज करो और कॉपी करो। स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चंस क्या करना है, बहुत इजी है, पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। स्केलर कंपोनेंट निकालना है इस पहले वाले वेक्टर का अलोंग ये दूसरे वाले वेक्टर पे। मतलब एक तरीके से आप मान लो कि आपका पहला वाला वेक्टर ऐसे होगा, दूसरा वाला वेक्टर ऐसे होगा। ये जो इसकी शैडो पड़ रही है नीचे, इसको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट। ये निकालना है। तो मैं इस पहले वाले वेक्टर को मान लेता हूं बी वेक्टर, 3i कैप प्लस 4j कैप, और दूसरे वाले वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूं? ए वेक्टर, विच इज 5i कैप प्लस 12j कैप। क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो गिवन है? नहीं गिवन है। तो अगर एंगल गिवन नहीं है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का जो पहला फॉर्मूला है वो तो बेकार हो गया, क्योंकि इसमें तो कॉस थीटा आ रहा है, यानी कि थीटा की जरूरत पड़ेगी, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अब मैं आता हूं किस पे? सेकंड वाले फॉर्मूले पे। सेकंड फॉर्मूला क्या था भाई? सेकंड फॉर्मूला था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये अपना सेकंड फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी थीटा नहीं आ रहा, तो मैं इजीली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे बी डॉट ए अपॉन ए।
जिसके अलोंग आप निकाल रहे हो, जिसके अलोंग उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में आएगा, ऐसे याद रख लो। ए के अलोंग निकाल रहे हो तो ए का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो हमको करना आता है, इजी है। a1 a2 प्लस b1 b2। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है, ये भी बहुत इजी है। दोनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो, तो ये हो गया भाई हमारा 15 प्लस 48 और रूट में आ गया 169। ठीक है, इजी है। 169 का रूट क्या होता है? ये होता है भाई 13, तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 13 और न्यूमरेटर में आप इन्हें ऐड कर दो। 8 और 5 कितना होता है? 13, और ये कैरी चले जाएगा तो ये हो गया 63/16। ये आपका क्या है? ये आपका स्केलर कंपोनेंट है ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर ऐसे बन रहा है, बी वेक्टर ऐसे बन रहा है। ये जो इतना हिस्सा है इसको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो स्केलर कंपोनेंट है। और मैं अगर इसमें डायरेक्शन जोड़ देता तो वो क्या बन जाता? वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, करें उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करें, तो पॉज करेंगे और इसको पहले ढंग से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है? फाइंड करना है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि वो जो सेकंड केस डिस्कस किया था वो वाले फॉर्मूले लगेंगे। बी कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, ए डॉट बी अपॉन ए की जगह ए डॉट बी अपॉन बी। ठीक है, उस टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। अब आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मतलब मान लो आपका बी वेक्टर यहां पे बन रहा है, ये आपका ए वेक्टर है, इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। ये इसका जो ये वाला कंपोनेंट है इसको बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब अगर सिर्फ वैल्यू लिख के छोड़ दोगे तो स्केलर है, वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी दोगे तो वेक्टर है। तो पहले निकालते हैं सिर्फ स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। जिसके अलोंग निकाल रहे हो क्या करते हैं? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? करें भाई आगे सॉल्व। ए डॉट बी करें, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है भाई? डॉट प्रोडक्ट a1 a2, दोनों आई कैप के कोएफिशिएंट प्लस b1 b2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या? 2 + 3 अपॉन रूट में आ गया 2। कितना हो गया ये हो गया 5/√2। मैं चाहूं तो इसको रैशनलाइज भी कर सकता हूं, यानी कि 5√2 डिवाइड बाय 2। ये अपना क्या है? ये अपना स्केलर कंपोनेंट है। अब अगर आप इसमें डायरेक्शन जोड़ दो तो ये वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है? बी वेक्टर की तरफ। बी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? उसका यूनिट वेक्टर। तो बस इतना सही तो करना है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा? वो होगा भाई जो आपका स्केलर कंपोनेंट है उसके साथ क्या जोड़ दो? डायरेक्शन। स्केलर कंपोनेंट के साथ क्या लगा दो? डायरेक्शन। इतना सही तो करना है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या है? 5√2/2 निकाल चुके हो। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बी कैप कैसे निकालोगे? बी कैप निकालना मतलब बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है? आई कैप माइनस जे कैप लिख देंगे न्यूमरेटर में, और अपॉन में क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 1 + 1 यानी कि √2। √2 आएगा और वो ऊपर वाले √2 को काट देगा। तो ये हो गया 5/2 आई कैप माइनस जे कैप। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप। ये क्या बन गया? ये बन गया मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट। और ये क्या है? स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है टॉपिक। तो क्या करेंगे? पॉज करेंगे, आराम से दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आज का टॉपिक बस इतना सही था। इसमें अपन ने अभी तक क्या सीखा? सिर्फ प्रोजेक्शन,
यानी कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को फटाफट कंप्लीट करके इसकी फेयर कॉपी बनाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो भी जरूर देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।